मैं उमेश सर आप सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन और वंदन करता हूं। तो मित्रों, आज आपके समक्ष में जो है हिंदी में जो बिहार में जो है इस समय भर्तियों का बम्पार लगा हुआ है। आप जानते हैं बिहार में दो प्रोसेस हैं। एक तो पहले आप टीजीटी पीजीटी में जाने के लिए जो है आपको ये स्टेट क्वालिफाई करना होगा। तो ये स्टेट में जो है आप जो क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उसी के आधार पे आप जो है अब फाइनल एग्ज़ाम में अपना फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो हम ये स्टेट जो एग्ज़ाम हुआ था किसका हुआ था? उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्थात उच्च माध्यमिक हिंदी का जो पेपर हुआ था, तो उसी उच्च माध्यमिक हिंदी में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को हम आपके सम्मुख लाए हैं। और देखिए आप लोग जो है कि किस प्रकार जो है प्रश्न किए जाते हैं। ओके, तो यह एग्ज़ाम हुआ था कब? यह हुआ था 14/9/2023 को। कब हुआ था? 14/9/2023 को हुआ था। और ये हिंदी के सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं कि ये स्टेट जो है वो 150 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 150 नंबर का होता है, जिसमें से आपके जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट से 100 प्रश्न आएंगे और साइकोलॉजी के भी आते हैं और उसके बाद आपका रीजनिंग भी आता है। तो तमाम मिला करके जो है 150 क्वेश्चन पूरे पूछे जाते हैं। लेकिन हम जो है हिंदी को लेकर आए और हिंदी के जो 100 प्रश्न पूछे गए स्टेट में उन्हीं की चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे प्रश्न जो है पूछे गए और कैसे प्रश्न आए हैं। ओके, हाँ जी, देखिए पहला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य का आरंभ, किसका आरंभ? हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है संवत 1050 से माना है। तो आपका आंसर नंबर 1 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प ए ग्रियर्सन महोदय, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तीसरा है शिव सिंह सिंगर और चौथा है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हाँ जी मित्रों, हिंदी साहित्य का जो आरंभ है अर्थात जो प्रारंभ है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से माना है। देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर गाथा वीरगाथा काल। तो जो वीरगाथा काल है उसका समय इन्होंने जो स्टार्टिंग माना है विक्रम संवत 1050 से 1375 माना है। क्या? विक्रम संवत। ओके, विक्रम संवत 1050 से 1375 माना है। फिर उन्होंने जो है भक्ति काल, क्या? भक्ति काल का जो समय माना है वो 1375 से जो है आपके 1700 विक्रम संवत माना है। क्या माना है? विक्रम संवत माना है। ओके, फिर रीतिकाल का समय शुक्ला जी क्या मानते हैं? रीतिकाल, क्योंकि ये आपसे पूछा गया प्रारंभिक स्टार्टिंग कहाँ से माना, तो भक्ति काल का भी समय सीमा पूछ सकता है कि शुक्ल के अनुसार जो है भक्ति काल का समय सीमा क्या है, रीतिकाल का क्या है। तो रीतिकाल का क्या है? 1700 से 1900 विक्रम संवत, या विक्रम संवत। ओके, अब बात करते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल। ओके, आधुनिक काल की बात करते हैं। आधुनिक काल शुक्ला जी ने 1900 से अब तक माना है। कब माना है? अब क्या माना है? 1900 से आगे माना है। क्या माना है? आगे तक। ओके, आगे तक माना है। तो देख लीजिएगा हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है 1050 से कौन माना है? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने उपस्थित है, देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है मित्रों? आदिकाल को चारण काल किसने कहा? यहां पर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न एकदम हलवा प्रश्न आते हैं, बस आपको जो है थोड़ा सा धैर्य बना करके सॉल्व करने की जरूरत है। यहां पे कह रहा है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा? विकल्प नंबर 1 मिस्र बंधुओं ने कहा, विकल्प नंबर बी ग्रियर्सन ने कहा, विकल्प नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, विकल्प नंबर डी शिव सिंह सेंगर ने कहा। तो आपको पता है कि आदिकाल को जो है चारण काल किसने कहा? तो आपके ग्रियर्सन महोदय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ग्रियर्सन महोदय हो जाएंगे। मिस्र बंधु ने क्या कहा? मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक, आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा, काल कहा, आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा? तो आदिकाल को शुक्ला जी जो है वीर गाथा काल कहते हैं। वीर गाथा काल, वीर गाथा काल, ओके, वीर गाथा काल कहते हैं। शिव सिंह सेंगर भी आपके वही चारण काल में सपोर्ट करते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं हम। इसमें विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? इसमें विकल्प नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ देखें, यहां पे कह रहा है, तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। यहां पे देखेंगे हिंदी साहित्य का ये जो आधा इतिहास है, कैसा इतिहास है? आधा इतिहास है। हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास के लेखक कौन है? तो आप देखेंगे इसमें दिया गया है विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 1 में दिया गया है नीरजा माधव, विकल्प नंबर 2 ममता कालिया, विकल्प नंबर सी डॉक्टर सुमन राजे, विकल्प नंबर डी मृगाल पांडे। तो आपको क्या देना है? नीरजा माधव ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नहीं लिखा है, ममता कालिया भी नहीं लिखती हैं। आपकी बात करें डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखते हैं। देखेंगे डॉक्टर सुमन राजे जो है ये स्त्री नहीं है, ये पुरुष हैं। बहुत सारे लोग स्त्री समझते हैं लेकिन स्त्री नहीं है। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कह रहा है, इधर आओ भाई, थोड़ा सा जूम करना होगा। हाँ देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अब यहाँ पे प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का विवेचन और नामकरण कुल कितने पुस्तकों के आधार पर किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का विवेचन और नामकरण कुल कितने पुस्तकों के आधार पर किया है? तो मित्रों ऑप्शन नंबर 1 है 10 पुस्तकों के आधार पर, 11 पुस्तकों के आधार पर, 12 पुस्तकों के आधार पर, 13 पुस्तकों के आधार पर। तो आप लोग आंसर देंगे कुल कितने पुस्तकों के आधार पर? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का जो विवेचन और नामकरण किया है वो 12 पुस्तकों के आधार पर किया है। कितने पुस्तकों के आधार पर? 12 पुस्तकों के आधार पर। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्या कहता है? हाँ, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल कह रहा है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नामकरण किया? भैया हिंदी साहित्य का इतिहास यदि आप पढ़ रहे हैं और शुक्ला जी को बेहतर नहीं जानते हैं तो आप जो है हिंदी साहित्य में केवल गोते लगाएंगे और पार नहीं हो पाएंगे। इसलिए शुक्ला जी को पढ़ना, शुक्ला जी को समझना बहुत ही जरूरी है। ओके,
आइए हम देखते हैं, यहाँ पे कहा गया हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नामकरण किया। तो आप जानते हैं उत्तर मध्यकाल किसे कहा जाता है, तो उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। क्या कहा है? रीतिकाल कहा है। क्या कहा है? रीतिकाल कहा है। हाँ जी मित्रों, रीतिकाल ऑप्शन में देखिए, अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल और रीतिकाल। तो रीतिकाल जो नाम दिया है वो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल शुक्ला जी ने कहा है। अलंकृत काल किसने कहा? अलंकृत काल जो है विश्वनाथ प्रसाद जो है मिश्र त्रिपाठी जी कहते हैं। कला काल आपके रमाशंकर शुक्ल रसाल जी कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। यहां पे देखिए, अब रीतिकाल को कला काल किसने कहा? अगला प्रश्न है आपके सामने, रीतिकाल को कला काल, कौन सा काल? कला काल किसने कहा? ऑप्शन नंबर 1 आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे, कि ऑप्शन नंबर 2 रमाशंकर शुक्ल रसाल होंगे, कि न ऑप्शन नंबर 3 मिश्र बंधु जी होंगे, ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र होंगे। तो आप लोग आंसर दें फटाफट। तो इसके जो आंसर होंगे, कला काल जो है, रीतिकाल को कला काल कहने का काम रमाशंकर शुक्ल रसाल जी कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा वी। ओके, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, यहां पे कह रहा है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। प्रस्तुत पद के रचयिता कौन हैं? तो इस पद के जो रचयिता हैं वो कौन हो सकते भाई? जरा यहां पे देखेंगे आप लोग, इसके रचयिता कौन होंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है तुलसीदास। कौन? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी नाभादास। ऑप्शन नंबर सी केशवदास। ऑप्शन नंबर डी कुंभनदास। मित्रों आप लोग इसका सही आंसर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका कुंभन दास इज द राइट आंसर। क्योंकि कुंभन दास संत थे, महात्मा पुरुष थे, वे जो है बड़े बड़े राजस्व और बड़े बड़े वैभव को स्वीकार नहीं करते हैं। सुख सुविधा और शरीर को जो है आनंद और भोग की वस्तुओं को इन्होंने मिथ्या कहा है। राजा के दरबार में बुलाए गए और राजा ने इनके स्वागत में बहुत सारा सिस्टम, बहुत सारी व्यवस्थाएं किया था, जबकि कुंभनदास उसको देखकर जो है सिरे से इनकार करते हैं। कहते हैं संतन को कहां सीकरी सो काम, अर्थात इन संतों को राजसी वैभव और तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं, भोग और विलास की वस्तुओं का क्या काम है, अर्थात कोई काम नहीं हो सकता है। तो जो कुंभनदास हैं ये हमारे भाई भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के? भक्ति काल के कवि हैं। ओके, भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के कवियों में इनका भी एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है। केशवदास राम काव्य धारा के कवियों में आते हैं। नाभादास, तुलसीदास आप जानते ही हैं कि ये सब राम काव्य के एक ऐसे शिरोमणि हैं जिनके द्वारा ही भक्ति काव्य में राम काव्य जो है जाना जाता है। ओके, आगे चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। कुंभनदास हो गए भाई। अब देखियो, आदिकाल से प्रश्न आया हुआ है। कहां से आया हुआ है? आदिकाल से प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। चंद्रबरदाई, क्या? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के उस पुत्र का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का कार्य किया। पृथ्वीराज है ना। चंद्रबरदाई के उस पुत्र का नाम बताएं जिसने पृथ्वीराज रासो के पूर्ण करने का कार्य किया, अर्थात पूरा करने का काम किया। इससे ही पता चलता है कि ये जो हमारा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, ये जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है ये एक अधूरा ग्रंथ है। पहली बात, कैसा ग्रंथ है? एक अधूरा ग्रंथ होगा। क्या होगा? अधूरा ग्रंथ होगा। इसको पूरा कौन किया? आप जानते हैं चंद्रबरदाई के मरने के बाद इनका एक पुत्र था। उस पुत्र का क्या नाम हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। क्या दिया है? फकीर
मोहन सेनापति, बी में दिया है टीकम, सी में दिया है जल्लड़ और डी में दिया है क्या, सूर्य बरदाई। क्या दिया है, सूर्य बरदाई। आपने सुना होगा कि जो है पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चल गजनी निरपेकाय, अर्थात पुस्तक जो है, ये जो पृथ्वीराज रासो पुस्तक है, इसको चंद बरदाई ने अपने पुत्र जल्लड़ के हाथ में सौंप करके जो है इस संसार से विदा हो लेते हैं। अर्थात इस पृथ्वीराज रासो को पूरा करने का जो काम किया है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जल्लड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल्लड़ हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ही प्रश्न जो है सरल सरल प्रश्न आए थे और एकदम हलवा प्रश्न है। क्या है, एकदम हलवा प्रश्न है। थोड़ा सा गंभीरता के साथ इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। जिसके अंदर गंभीरता है वो जो है इस सारे प्रश्नों का उत्तर बड़े आसानी और बड़े बेबाकी के साथ दे सकता है। हाँ जी, आपके सामने 9वां क्वेश्चन आ चुका है। इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास है वह किस भाषा में लिखा गया। आप जानते हैं गारसा दत्तासी का नाम सुना होगा। तो जो गारसा दत्तासी हैं उन्होंने, देखेंगे कौन सा, गारसा 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 दा तासी, क्या, तासी। गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं। कौन है, इतिहासकार हैं। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था इस्तवार दाला लित्रुत्तर एंदुई हिंदुस्तानी। क्या लिखा था, इस्तवार, क्या लिखा था, इस्तवार 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 दाला इस्तवार दाला लित्रुत्तर लियुत्तर लियुत्तर एंदुई हिंदुस्तानी, एंदुई हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। ओके, इस्तवार दाला लित्युत्तर एंदुई हिंदुस्तानी, ये ग्रंथ लिखा था। किसने लिखा था, गारसा दत्तासी ने लिखा था। अब गारसा दत्तासी ने यह जो ग्रंथ लिखा वह किस भाषा में लिखा है, यही प्रश्न पूछ रहा है, वह किस भाषा में लिखा है। पहला अंग्रेजी भाषा में, ऑप्शन नंबर बी हिंदी भाषा में, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच भाषा में, ऑप्शन नंबर डी उर्दू भाषा में। किस भाषा में लिखा है। अब बात करते हैं कि ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा। तो जो गारसा दत्तासी ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा इस्तवार दाला लित्रुत्तर एंदुई हिंदुस्तानी, वह उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया। एक विदेशी विद्वान था, गारसा दत्तासी एक विदेशी विद्वान था। अब बात वही हुई कि जो है बच्चा हमारे यहाँ पैदा हो और नामकरण कोई और करे, तो इसी प्रकार हिंदी का जो नामकरण प्रथम स्थान प्राप्त करने का काम किया था वो आपके जो है गारसा दत्तासी महोदय ने किया था। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा आदिकाल को, किस काल को, आदिकाल को। हाँ, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है। ऑप्शन नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, या फिर आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, या आपके नामोर सिंह ने कहा है, या फिर आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो इन चारों ऑप्शन को आप बढ़िया से पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए आराम से। तो हम बात करते हैं इनमें जो है आंसर क्या होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। क्या कहा, आप, मैंने कई बार बताया कि भाई ये जो है वीरगाथा काल कहते हैं। वीरगाथा क्या कहते हैं, वीरगाथा काल क्या कहते हैं, वीरगाथा काल कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आपके
उसके बाद नामोर सिंह हो गए, उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए। तो जो हमारे ये ऑप्शन नंबर डी है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं ये आपके आदिकाल को बीजवपन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिकाल को बीजवपन काल कहते हैं। तो आदिकाल को बीजवपन काल कहने का जो काम किया है वो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? वाह, सूरदास की बात करते हैं। सूरदास भक्तिकाल के एक ऐसे स्तंभ रहे हैं जिन्होंने संपूर्ण भक्तिकाल में गोता लगाया। उन्होंने अपनी बंद आंखों से जो दृश्य देखा है वह हम अपनी खुली आंखों से भी देख नहीं सकते हैं। अद्भुत सामर्थ्य और अद्भुत तजुर्बा था और अद्भुत क्षमता थी उनके अंदर। उन्होंने यह बता दिया कि अंधा भी किसी से कम नहीं होता है, बस उसमें सोचने की प्रतिभा अधिक होनी चाहिए। साक्षात इन्होंने इस धरती पर परमेश्वर परमात्मा वासुदेव श्री कृष्ण का जो अद्भुत लीलागान किया है वह देखने और बड़ा सराहनीय है। उन्होंने जन्म से लेकर के मथुरागमन तक वृंदावन की तमाम ऐसी गोपियों का प्रेम आदि संपूर्ण जो है बातें जिस भाषा में की हैं उस भाषा का क्या नाम हो सकता है? यहाँ पे दिया गया है कि भाई सूरदास किस भाषा की कवि हैं। बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन आप देखें इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है भोजपुरी, नंबर 2 मगही, सी में दिया है व्रजभाषा, डी में दिया है अवधी। तो आप लोग जानते हैं कि सूरदास ने अपने सभी पद जो है व्रज भाषा में जो है लिखा है, अर्थात उनके जो पद हैं वो ब्रज भाषा में ही जो है बोले जाते हैं। ओके, चलिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। ओके, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके साथ कह रहा है, किस आलोचक ने रीतिकाल को कलाकाल कहा? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए ना, ये जो है बिहार सरकार की सबसे बड़ी कमी है कि क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को 2-2 बार आप पूछ ले रहे हैं। बताइए ये कहां तक अच्छाई की बात है ना? अब देखें, किस आलोचक ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है? इसको तो आप लोग जानते ही होंगे कि किस आलोचक ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। तो रीतिकाल को कलाकाल ये प्रश्न आ चुका है कि भाई रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं आगे। संदेश राशक कितने प्रकरण में बटा हुआ है? कितने प्रकरण में बटा हुआ है? संदेश राशक जो है ये एक महत्वपूर्ण जो है वियोग परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। इसमें जो है वसंत आदि तमाम ऐसे कोलाहल और प्रेम की बातें कही गई हैं। संदेश राशक जो पुस्तक है ये आदिकाल की रचना है। किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। ये रचना आपकी जो है अब्दुल रहमान साहब की है। अब्दुल रहमान जो लिखते हैं संदेश राशक, उसमें कितने प्रकरण हैं अर्थात कितने खंड हैं यही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 5, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4 प्रकरण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3 प्रकरण, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 17 प्रकरण। तो आपको यही बताना है कि संदेश राशक में कुल कितने प्रकरण हैं। तो संदेश राशक में भैया जो है कुल कितने प्रकरण हैं, तो आपको बता देना है 3 प्रकरण हैं। कितने प्रकरण हैं? 3 प्रकरण हैं। चलिए आगे चलते हैं। तीन प्रकरण है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि जो अंधेर नगरी नाटक है उसके रचयिता कौन है। तो अंधेर नगरी नाटक के रचयिता में दिया है पहला भारतेंद्र हरिश्चंद्र, दूसरा बालकृष्ण भट्ट जी, तीसरा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी और डी दिया है जयशंकर प्रसाद। छायावाद के स्तंभों में जाने जाते हैं ब्रह्मा के नाम से जयशंकर प्रसाद, और आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। आपको बताना है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको यही बताना है कि भाई अंधेर नगरी जो नाटक है वह किसने लिखा है। हाँ जी मित्रों, अंधेर नगरी जो नाटक है उसको किसने लिखा है, तो आपको बताना है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र भारतेंद्र युग के महत्वपूर्ण कवियों में जिनके नाम से भारतेंद्र युग कहलाया, जिनके नाम से भारतेंद्र युग की नींव पड़ी, ऐसे कवि ने एक नाटक लिखा है अंधेर नगरी, अर्थात काशी में हो रहे तमाम व्यभिचारें,
तमाम प्रकार के राजनीतिक कार्यों पर तीखा व्यंग किया गया है अंधेर नगरी नाटक के माध्यम से। अंधेर नगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है, इसको पढ़िएगा, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंददायी नाटक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, निम्न में से खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। कह रहा है निम्न में से खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा? प्रथम महाकाव्य किसमें, किस भाषा में? खड़ी बोली में। तो भैया खड़ी बोली में लिखा गया जो प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए दिया है प्रिप्रभास, ऑप्शन बी दिया है साकेत, ऑप्शन सी दिया है कामायनी, ऑप्शन डी दिया है आपकी कुरुक्षेत्र। आप सभी जानते हैं कि जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वह आपका कौन सा है? वह आपका हो गया प्रिप्रभास। हाँ जी मित्रों, प्रिप्रभास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रिप्रभास में कुल कितने सर्ग हैं? तो इसमें कुल 14 सर्ग हैं, साकेत में कुल 12 सर्ग हैं, और कामायनी में इसमें 12 हो गए, 12 14 ये सब सर्ग है। ठीक है भैया, क्या है? सर्ग है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हो गए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, विस्मय, रहस्य, आनंद, ये 15 सर्ग हैं। और कुरुक्षेत्र में कुल 7 सर्ग हैं, अर्थात 7 खंड कह सकते हैं। 7 क्या है? सर्ग हैं। क्या है? सर्ग हैं। तो इस प्रकार जो है ये रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रिप्रभास किसकी रचना है? तो आप जानते हैं प्रिप्रभास जो है हरिऔध की रचना है। किसकी रचना है? हरिऔध, हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। साकेत आपका जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, गुप्त ना जो है गुप्त की रचना है। और कामायनी भाई छायावाद के ब्रह्मा की रचना है, अर्थात तो कह सकते हैं प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? प्रसाद की रचना है। इनका पूरा नाम जयशंकर प्रसाद है। कुरुक्षेत्र जो है भाई राम सिंह धारी जो हमारे दिनकर जी हैं, बिहार के दिनकर जी हैं, उनकी रचना है। क्या है? कुरुक्षेत्र जो है दिनकर की रचना है। कुरुक्षेत्र पढ़िए, बड़ा आनंददायक जो है ये ग्रंथ है। तमाम इन महत्वपूर्ण ग्रंथों को आप बेहतर से जानें, क्योंकि किसमें कितने सर्ग हैं और कौन लिखा है और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो आपको बताना है इज द राइट आंसर, जो हमारा प्रिप्रभास है। ओके, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने, आ जाओ भाई। मिलन पथिक और स्वप्न, जब मिलन होगा पथिक का तो बड़े बड़े स्वप्न लोग देखते हैं। तो भाई मिलन पथिक और स्वप्न खंड काव्यों की रचयिता कौन है? खंड काव्यों की रचयिता कौन है? तो ऑप्शन में दिया है श्रीधर पाठक जी, ऑप्शन बी में दिया है राय देवी प्रसाद पूर्व जी, ऑप्शन सी में दिया है जयशंकर प्रसाद जी, और ऑप्शन डी में दिया है राम नरेश त्रिपाठी जी। तो राम नरेश त्रिपाठी जी, तो इनमें जो है आपका जो राइट आंसर होगा वो राम नरेश त्रिपाठी इज द राइट आंसर, क्योंकि मिलन पथिक और स्वप्न ये खंडकाव्य जो है आपके राम नरेश त्रिपाठी जी, राम नरेश त्रिपाठी जी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं, और इनका बहुत ही चर्चित ये खंडकाव्य हैं जो कि तमाम परीक्षाओं में बराबर पूछे जाते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हिम किरीटिनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिम किरीटिनी, देखिए हिम किरीटिनी और हिम तरंगिनी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? ठीक है, हिम किरीटिनी और हिम तरंगिनी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? तो यही आपको जो है बताना है। ठीक है, जरा रुकिए 1 मिनट आप लोग। ठीक है, चलिए, तो आपको बताना है हिम किरीटिनी और हिम तरंगिनी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है। तो आप ऑप्शन दिया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। कौन दिया गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ए आंसर में दिया सुभद्रा कुमारी चौहान जी, बी में दिया है रामधारी सिंह दिनकर जी, और सी में दिया है माखनलाल चतुर्वेदी जी, और डी में दिया है शिवमंगल सिंह सुमन। तो आपको बताना है कि हिम किरीटिनी और हिम तरंगिनी जो रचना है वह किसकी है। तो आप सभी जानते हैं और यह जग जाहिर है कि यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की 2 महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। ओके, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने,
आ रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी भाई ये भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जी, आपके सामने है, किस आलोचक ने जो है छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण इसे स्थूल के प्रति, यहां से देखेंगे, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है ना। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना है? किस आलोचक ने छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर नागेंद्र जी, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा जी, ऑप्शन नंबर डी नंदुलारे वाजपेयी जी। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर नागेंद्र। जो डॉक्टर नागेंद्र जी हैं इन्होंने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना हुआ है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप सभी के बीच आप लोग बने रहें, देखते रहें कि किस प्रकार से जो है बिहार येस्टेट में प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों से आपका सामना होने वाला है। यदि आप बिहार में अपना परचम लहराना चाहते हैं, अपनी एक सीट पर कब्जा बनाना चाहते हैं, तो इन सारे प्रश्नों को बहुत गंभीरता और बहुत सम्मान के साथ देखें, ताकि इन प्रश्नों को जो है रिपीट भी किया जा सकता है और ऐसे ही प्रश्न आपके समक्ष आने वाले हैं। यदि आप येस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप बिहार में जो है अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं, तो जो है आप ऐसे प्रश्नों को बराबर देखते रहेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है प्रकृति का मानवीकरण किस युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति है अर्थात विशेषता है? तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। तो ध्यान दें, जो मानवीकरण है, मानवीकरण किस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है अर्थात विशेषता है? मानवीकरण अगर देखा जाए तो क्या आपके भारतेंदु युग में दिखता है, क्या आपके द्विवेदी युग में दिखता है, क्या छायावाद में दिखता है, क्या प्रगतिवाद में दिखता है? तो आप जो है इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका जो है मानवीकरण जो है आपका छायावाद में दिखता है, जो कि आप देखेंगे पंत के काव्यों में बहुत सारा चीज देखने को मिलता है, जिसे हम प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। इनकी कविताओं में, इनके ग्रंथों में मानवीकरण तो गजब जबरदस्त देखने को मिलता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न। अंधा युग किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट रचना है कि भाई अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग बड़ा हो जाए होगा भाई। हाँ, अंधा युग किसकी रचना मानी जाती है? तो हम देखेंगे अंधा युग जो ये रचना है, ये तो पहली बात समझ लीजिए कि अंधा युग क्या है। तो अंधा युग एक नाटक है, ठीक है? क्या है? नाटक है। अंधा युग एक नाटक है। ओके, ये अंधा युग नाटक किसका है? राम क्या कह रहा है? नरेश मेहता जी का है, या मोहन राकेश जी का है, या धर्मवीर भारती जी का है, या श्रीकांत वर्मा जी का है? तो आपको बताना है कि जो अंधा युग नाटक है वो आपका हो गया धर्मवीर भारती जी का। किसका हो गया? धर्मवीर भारती जी का अंधा युग नाटक बताया गया है। ओके, धर्मवीर भारती का। आगे चलेंगे। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार, आप जानते हैं, ये तो जग जाहिर है, बहुत सरल प्रश्न है, इस पे चर्चा जो है करते हैं। एक मिनट। कह रहा है कि अशोक के फूल निबंध किसका है? कुंवर नारायण का, विद्यानिवास मिश्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का। बताइए आप लोग जो है कि भाई ये जो अशोक के फूल हैं वह निबंध किसका है? तो आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका बताना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बताना है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तमाम ऐसे निबंधों को लिखकर एक निबंध में एक अलग पहचान बना दी है कि नहीं? क्योंकि शुक्ला जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुंवर नारायण इतने महत्वपूर्ण कवि हैं कि इन्होंने निबंधों में चार चांद लगा दिया है, और निबंध की जो कसौटी होती है उस पर इन्होंने खरा उतर के जबरदस्त तरीके से काम किया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। कह रहा है सरदार पूर्व सिंह विख्यात हैं। भाई ये किसके लिए जाने जाते हैं? यही आपको बताना है कि जो हमारे हिंदी साहित्य के एक ऐसे पुरोधा जिन्होंने मात्र 6 निबंध लिख करके अपने पूरे निबंध साहित्य में तहलका मचा दिया और सर्वश्रेष्ठ स्थान बना लिया। जबरदस्त 6 निबंधों के कारण ये जाने गए हैं। तो अर्थात सरदार पूर्व सिंह किसके लिए विख्यात हैं? क्या नाटककार के रूप में विख्यात हैं, या कवि के रूप में विख्यात हैं, या निबंधकार के रूप में विख्यात हैं, या फिर उपन्यासकार के रूप में
विख्यात हैं। नाटककार की बात करें तो जयशंकर प्रसाद की बात कर लेते हैं, और कवि के रूप में बात करें तो तमाम ऐसे कवि हैं, और निबंधकार के रूप में बात करें तो आपके सरदार पूर्व सिंह निबंध के विषय में जाने जाते हैं, और उपन्यासकार की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद का नाम भूलना गलत बात होगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। तो आप पर यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो एक निबंधकार के रूप में रहे हैं। तो सरदार पूर्व सिंह एक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। तो आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पर कह रहा है जनमजय, जनमजय नहीं है, जनमेजय है। क्या है? जनमेजय है। चलो भाई, जनमेजय का नाग यज्ञ ये है, ठीक है। क्या है? ये है। तो भाई जनमेजय का नाग यज्ञ के रचनाकार कौन है? जनमेजय का नाग यज्ञ रचनाकार कौन है? तो यही आपको बताना है कि जनमेजय का नाग यज्ञ के रचनाकार कौन है। क्या यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या मैथिली शरण गुप्त जी हैं, या सुमित्रानंदन पंत जी हैं, या फिर आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं? यही आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि जनमेजय का जो नागयज्ञ है वो आपके ब्रह्मा जी की रचना है, जिसे आपका जयशंकर प्रसाद कहा जा सकता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलें हम। ये नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, हाँ, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। वाह भाई, आप सभी जानते होंगे, जान भी गए होंगे देखते ही कि चंद्रगुप्त नाटक की जो नायिका है वो विदेशी पात्र है कि नहीं? वो क्या है? एक विदेशी पात्र है। चंद्रगुप्त जो नाटक है अपने आप में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण नाटक है, और जिसमें जो है तमाम प्रकार की बातें की गई हैं। इसमें मालविका है, कार्नेलिया है, अलका है, कल्याणी है। तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त नाटक की जो नायिका है वो विदेशी है, और कौन हो सकती है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हो जाएगा कार्नेलिया। ओके, अगला प्रश्न कह रहा है चरणदास चोर। वाह भाई, आ गए चरणदास चोर जी। तो चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो पहले ये जान लें कि चरणदास चोर जो है ये एक नाटक है। क्या है? नाटक है, लेकिन रचना किसकी है? ऑप्शन नंबर ए हबीब तनवीर जी की, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश जी की, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद जी की, ऑप्शन नंबर डी नागबोडस की। तो नागबोडस की रचना है, या जयशंकर प्रसाद की है, या मोहन राकेश की है, या हबीब तनवीर जी की है? आपको बताना है कि चरणदास चोर किसका नाटक है। तो आपको ऑप्शन है ए इज द राइट आंसर, हबीब तनवीर जी लिखते हैं चरणदास चोर। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। महाभारत की कथा पर आधारित जो नाटक है वो कौन हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए कोणार्क, ऑप्शन नंबर बी आधे अधूरे, ऑप्शन नंबर सी आपके हो गए ऑप्शन नंबर सी अंधा युग, और ऑप्शन नंबर डी रक्त कमल। तो यही आपको बताना है कि भाई महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो आपको बताना है महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, और इस महाभारत को कथा का आधार मानकर कौन सी रचना लिखी गई है? तो आपको जानते हैं कि जो हमारा अंधा युग है, क्या है? अंधा युग, वह जो है महाभारत की कथा पर आधारित करके लिखी गई है। अंधा युग किसकी रचना है? तो आप जानते हैं कि धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी है? धर्मवीर भारती, भारतीय धर्मवीर भारती। आधे अधूरे जो नाटक है बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। ये नाटक किसका है? मोहन राकेश का। मोहन राकेश इसका मोहन राकेश का नाटक है। कोणार्क और शारदिया ये भी नाटक जो है महत्वपूर्ण नाटकों में से जाने जाते हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं। चले, रक्त कमल इंपॉर्टेंट नाटक है। महादेवी वर्मा आ गई भाई, देवियों की देवी महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। अब देखेंगे इसमें लिखा है कि भाई महादेवी वर्मा ने किस रेखा चित्र में क्या किया है? कल्पवास
क्या कल्पवास की स्मृतियों को अव्यक्त किया है? महादेवी वर्मा ने किस रेखा चित्र में कल्पवास की स्मृतियों को अव्यक्त किया है? ऑप्शन ए ठकुरी बाबा में, ऑप्शन बी भक्तिन में, ऑप्शन सी नीलकंठ में, ऑप्शन डी घीसा में। तो आपको बताना है ए इज द राइट आंसर। जो ठकुरी बाबा है, ठकुरी बाबा, ये जो है आपका कल्पवास की स्मृतियों को जो है अव्यक्त करता है कि नहीं? चलते हैं अगला प्रश्न। कह रहा प्रेमचंद की जीवनी, प्रेमचंद की जीवनी कलम के जादूगर की रचनाकार कौन है? कलम के जादूगर, भाई कलम का सिपाही, कलम के जादूगर, है ना? ये प्रेमचंद जो है ना, इन पर बहुत सारा जो है जीवनी भी लिखा गया है, 3-4 5 जीवनी भी लिखा गया है। और ये तो उपन्यासकार के रूप में जाने ही जाते हैं। प्रेमचंद जो है अपने आप में एक अद्भुत कवियों में से या अद्भुत लेखकों में से जाने जाते हैं। इसमें कह रहा है कमल के मजदूर के रचनाकार कौन है? तो क्या इसमें ऑप्शन हो सकता है मदन गोपाल जी, क्या हो सकते हैं शिवरानी देवी जी, क्या हो सकते हैं अमृत राय जी, क्या हो सकते हैं विष्णु प्रभाकर जी। ओके, अब ध्यान दें, इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा ए होगा मदन गोपाल। मदन गोपाल जो है कलम के जादूगर, ये जो जीवनी लिखा है ये किस पर लिखा है? प्रेमचंद पर लिखा है। कौन लिखा है? मदन गोपाल ने लिखा है। किसने लिखा है? मदन गोपाल। प्रेमचंद के घर में एक नौकर हुआ करता था जिसका नाम था मदन गोपाल। ये क्या थे मदन गोपाल जी? नौकर थे, नौकर थे। किसके घर में? प्रेमचंद के घर में। शिवरानी देवी इनकी क्या थी? प्रेमचंद की पत्नी थी भैया, पत्नी। पत्नी भैया अच्छी मिले तो जग जाहिर हो जाता है और पत्नियों से ही पुरुषों का सम्मान रहता है। चलिए, ये हो गए अमृत राय। अमृत राय इनके पुत्र हैं। कौन हैं? पुत्र हैं, पुत्र अर्थात बेटा है। अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र हैं और विष्णु प्रभाकर एक अलग कवि हैं। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मदन गोपाल जी इनके नौकर थे, इनके घर में रहते थे, इनको बढ़िया से नज़दीक से पास से देखे थे, तो इनके ऊपर जो है जीवनी लिखे कलम के मजदूर। ओके, अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? माटी हो गई सोना, शंख बजे दीप जले। ये माटी हो गई सोना, ये क्या है? माटी हो गई सोना एक निबंध है। माटी हो गई सोना एक निबंध है। इनमें से किस लेखक का जो है रेखा चित्र संकलन है? तो रेखा चित्र का जो संकलन है माटी हो गई सोना, यह किसका है? क्या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी का है, या प्रकाश चंद गुप्त जी का है, या बनारसीदास चतुर्वेदी जी का है? तो आपको बताना है माटी हो गई सोना जो रेखा चित्र संकलन है वो आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। क्या कहता है भक्तिन? क्या कहता है? भक्तिन। भक्तिन महादेवी वर्मा के किस रेखाचित्र संकलन में संकलित रेखाचित्र है? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मेरा परिवार, ऑप्शन नंबर बी पथ के साथी, ऑप्शन नंबर सी अतीत के चलचित्र, ऑप्शन नंबर डी स्मृति की रेखाएं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मेरा परिवार, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। तो ये जो भक्तिन है, क्या है? भक्तिन है। ये भक्तिन आपका जो है स्मृति की रेखाओं में जो है संकलित माना गया है। डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर कह रहा है मंटो संबंधी संस्मरण। मंटो संबंधी संस्मरण, मंटो मेरा दुश्मन। मंटो संबंधी संस्मरण, मंटो मेरा दुश्मन जो है ये किसका है? किसका संस्मरण है? क्या उपेंद्रनाथ अस्क जी का है, या फिर आपके अज्ञे जी का है, या फिर रविंद्र कालिया जी की है, या हरिशंकर प्रसाई जो कि व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं? सबसे बड़ी अगर कोई व्यंग्यकार हैं तो आपके हरिशंकर प्रसाई जी को माना जाता है। और रविंद्र कालिया, अज्ञे, उपेंद्रनाथ अस्क, अर्थात आप कह सकते हैं कि मंटो मेरा दुश्मन जो है यह किसका संस्मरण है? तो आप बताएंगे ए इज द राइट आंसर, उपेंद्रनाथ अस्क जी। ओके, चलते हैं आगे।
आगे चलते हैं। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी, देखिए पत्नी का नाम आ गया भैया। पत्नी जो है बहुत इंपॉर्टेंट नाम होता है। हाय पत्नी। चलिए आगे आ जाइए। कह रहा है प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी। कहते हैं ना पुरुष के जीवन में पत्नी कमाल की होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कालिदास की। कालिदास, यदि कालिदास जाने गए तो विद्योत्तमा के कारण जाने गए। तुलसीदास आज पूरे भारत देश में एक महान संत के नाम से जाने जाते हैं, तो वह अपनी पत्नी रत्नावली के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि रत्नावली में इतनी क्षमता थी, इतनी सामर्थ्य थी, उनको जो है तुलसीदास बना दिया। उसने कहा रत्नावली ने कि जितना तुम प्रेम मुझसे करते हो, अर्थात मेरी चमड़ा सा करते हो, उतना प्रेम यदि भगवान से करो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, साक्षात भगवान तुम्हें दर्शन देंगे और मिल जाएंगे। यही बात तुलसीदास को बुरी लगती है और वो पुनः वापस रिटर्न हो जाते हैं और काशी में आकर के राम नाम का जप करने लगते हैं और वहीं पर एक महान संतों की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है प्रेमचंद की जो पत्नी है वो शिवरानी देवी हैं। कौन है? प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी। कृति प्रेमचंद की जीवनी, अर्थात प्रेमचंद पर शिवरानी देवी ने कौन सी जीवनी लिखी है? तो आपको बताना है कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, प्रेमचंद घर में और अग्नि सेतु। आपको बताना है कि जो कलम का सिपाही है ये किसका है? कलम का सिपाही ये हो गया अमृत राय। अमृत राय का है। अमृत राय इनके पुत्र ने लिखा है। और कलम का मजदूर जो है ये आपका मदन गोपाल का है। अभी आपने प्रश्न आया ही था, मदन क्या? मदन गोपाल। गोपाल ये जो कि इनका नौकर था भाई, क्या था? नौकर था। प्रेमचंद घर में तो प्रेमचंद की पत्नी थी ये, है ना? तो ये आपका जो है प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की जो पत्नी है उन्होंने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में ये लिखा गया। ओके चलते हैं आगे, अगला प्रश्न। याद हो के न याद हो बहुचर्चित संस्मरणात्मक कृति के लेखक हैं। कराए याद हो कि ना याद हो बहुचर्चित संस्मरणात्मक कृति जो है वो किसने लिखा है? क्या त्रिलोचन जी ने लिखा है? क्या कमलेश्वर ने लिखा है? क्या नामोर सिंह ने लिखा है? क्या काशीनाथ सिंह ने लिखा है? आपको बताना है कि जो याद हो के भी ना याद हो वह जो है लिखा किसने है? तो आप सभी जानते हैं कि काशीनाथ सिंह ने लिखा है। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। ओके कहाँ चला गया? चलिए आ जाइए अगला प्रश्न। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कानों में कंगना। क्या? कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कानों में कंगना का प्रकाशन वर्ष क्या 1913 है, 1931 है, क्या 1921 है, क्या 1919 है? आपको बताना है। इसका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद सिंह की जो कहानी है यह लिखी गई 1913 ईस्वी में। ओके चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? तो जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? तो यह लहना सिंह ने मार गिराया, या फिर बोधा सिंह ने मार गिराया, या सूबेदार ने, या फिर वजीरा सिंह ने? आपको बताना है कि जर्मन लप्टन को जो है मार गिराया वो लहना सिंह। आप जानते हैं लहना सिंह ने मार के गिराया था। ये उसने कहा था का पात्र, सारे पात्र हैं, उसने कहा था का ये मैटर है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। लहना सिंह मार के गिराया था। आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग करा है कि आरंभिक आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किस कहानीकार ने किया है? तो आपको बताना है क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है, या फिर फगेश्वर नाथ रेणु जी ने किया है, क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी करते हैं, या फिर आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी करते हैं? तो आरंभिक कहानियों में जो है फ्लैशबैक पद्धति का जो प्रयोग किया था वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इन्होंने लिखा है। फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई कहानी कौन सी है? तो आपको बताना है। उसने कहा था जो है फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई है 1915 में। ओके चलिए
अब यहाँ पे आ गया है, हाँ चलिए यहाँ पे गए, गुलरी काकी, कौन सी काकी? गुलरी काकी, कौन सी काकी? गुलरी काकी। और मुनरी किस कहानी के पात्र हैं? तो क्या उसने कहा था का पात्र है, या फिर कहानी का प्लाट का है, या फिर चीफ की दावत का है, या पंच लाइट का है? तो ये जो दो पात्र हैं ये आपके डी इज द राइट आंसर, पंच लाइट। पंच लाइट किसकी कहानी है? रेणु की है। चीफ की दावत किसकी है? तो भीष्म साहनी का है ना। कहानी का प्लाट आप तो सभी जानते हैं और अभी प्रश्न आएगा ही। और उसने कहा किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलरी ने लिखा है कि नहीं? शिवपूजन सहाय की रचना आप जानते हैं ना, कहानी का प्लाट, तो इसको गुलेरी ने लिखा है। उसने कहा था कहानी का प्लाट शिवपूजन सहाय। चीफ की दावत जो है भीष्म साहनी ने लिखा है। और पंचलाइट जो है आपके फगेश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। ये चारों कहानी है, ठीक है, चारों क्या है? कहानी है। पूछ लेगा कौन सी विधा की रचना है तो आपको कहानी बताना है। ओके, पंचलाइट को कौन जलाता है? तो पंचलाइट को कौन जलाता है? तो क्या गोधन जलाता है, क्या बुधन जलाता है, क्या गुलरी जलाता है, या फिर महतो जी चलाते हैं? महतो तो भाई जो है गोधन को बहिष्कृत कर दिए थे। पंचलाइट आई गांव में लेकिन कोई जलाना ही नहीं जानता था, है कि नहीं? लेकिन गोधन में वो काबिलियत थी, वो क्षमता थी, उन्होंने पंचलाइट को जला दिया। तो आप देखेंगे पंचलाइट को कौन जलाता है तो आपको बताना है ए इज द राइट आंसर, गोधन ने जलाया था। ठीक है, बुधन ने भी नहीं जलाया था भाई, गोधन जलाए थे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कहानी का प्लाट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? क्या संस्मरण है, क्या जीवनी है, क्या कहानी है, क्या रेखा चित्र है? आपको बताना है जो कहानी का प्लाट है। कहानी का प्लाट आप तो जानते हैं शिवपूजन सहाय की रचना है ना। तो क्या ये संस्मरण है, क्या जीवनी है, क्या कहानी है, क्या रेखा चित्र है? तो कहानी का प्लाट तो भाई कहानी है, लेकिन कैसी कहानी है? यह संस्मरणात्मक कहानी है। कहीं कहीं पे संस्मरण भी दे दिया जाता है, लेकिन आप लोग जो है यहाँ पर संस्मरणात्मक ही जो है ऑप्शन में लगाएंगे। ओके, ये कहानी है। क्या है? कहानी है। भगजोगनी किस कहानी की पात्र है? तो भगजोगनी जो है सिक्का बदल गया कृष्ण सोबती की का रचना है। ईदगाह प्रेमचंद की रचना है। कहानी का प्लाट जो है शिवपूजन सहाय का है। लाल पान की बेगम रेणु जी का है कि नहीं? सिक्का बदल गया ये कृष्णा सोबती का है। किसका है? कृष्णा 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 सोबती सोबती कृष्णा सोबती कहानी है। ईदगाह जो है आपका प्रेमचंद का है। किसका है? प्रेमचंद का है। किसका? प्रेमचंद का है। कहानी का प्लाट आप सभी जानते हैं शिव पूजन सहाय का है। शिव पूजन सहाय। कौन? शिव पूजन सहाय। लाल पान की बेगम जो है फगेश्वरनाथ रेणु जी की है कहानी। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो है ना, चंपिया वगैरह नाच देखने की बात की जाती है। तो ये भगजोगनी जो है किस कहानी की पात्र है? तो आपको बताना है कि भाई भगजोगनी किस कहानी की पात्र है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भगजोगनी कहानी का प्लाट। ओके, कहानी का प्लाट का जो है पात्र है भगजोगनी। चलिए अब आ जाइए गोदान। गोदान से बहुत प्रश्न किए गए थे ये स्टेट में। गोदान को आप लोग बेहतर एक बार पढ़ लीजिए, रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि गोदान सरल उपन्यास है प्रेमचंद का और गोदान से तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं, कथन भी, पात्र भी, है ना। तो और उसके भाव क्या हैं, तो ये सब प्रश्न जो है किए जाते हैं। तो हाँ, इसमें कह रहा है क्या क्या कह रहा है? गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने किस दो गांवों का उल्लेख किया है? क्या मेरीगंज और शिवपालगंज का उल्लेख किया है? क्या गोगियर गांव और भवानीपुर का? क्या सेमरी और विल्लारी का किया गया है? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा सी इज द राइट आंसर। जो हमारा गोदान है इसमें दो गांवों का वर्णन है, एक तो सेमरी, दूसरा विल्लारी का वर्णन किया गया है। होरी अर्थात कह सकते हैं कि एक प्रकार के निम्न स्तर के लोग, एक तरफ के रजवाड़ी लोग अर्थात उच्च वर्ग के लोग
का भी जिक्र किया गया है। 2 गांव अलग अलग थे, शेमरी और वेल्लारी। ओके, चलते हैं आगे। अब कह रहा है निम्नलिखित पात्रों में से कौन होरी की पत्नी है। अब देखो झुनिया ना, ये गोदान के सारे प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन होरी की पत्नी है, तो ये जो झुनिया है ये गोबर की पत्नी है। किसकी पत्नी है? गोबर की। किसकी पत्नी? गोबर की पत्नी है, जिसे भगा ले गया था, है कि नहीं। और सरोज एक पात्रा है, ये भी जो है आपका होरी की मेहरारू नहीं है, होरी की पत्नी नहीं है। अब सिलिया जो है, सिलिया कौन थी? ये भाई माता, अर्थात माता दीन की रखेल एक प्रकार से कह सकते हैं। माता दीन, माता दीन, क्योंकि जो सिलिया थी, सिलिया चमाइन थी। क्या थी? चमाइन थी। और माता दीन, जो माता दीन थे वो क्या थे? वो पंडित थे। क्या थे? पंडित थे। यही विडंबना है संसार की। हाँ, अकेले में कोई भेदभाव, कोई छुआछूत नहीं होता है, सामाजिक रूप से उनमें पंडिताना दिखता था। माता दीन को मतई मतई कहा जाता था। तो मतई जो है जमींदार वर्ग का था और सिलिया चमाइन थी, ये उनके यहाँ काम करने जाती थी। उनको फंसा लिया और शादी कर लिया। लेकिन माता दीन का जो पिता था कौन था? दाता दीन। क्या था? दाता दीन था। तो जो दाता दीन था ये इसको मना करता था कि भाई इस चमैनिया को मत रखिए। लेकिन मतई जो है इससे मोहब्बत करता था। कैसे? चोरी छुप के किया करता था। लेकिन इसी का जिक्र किया गया है। तो भाई होरी की जो पत्नी है तो इसमें कोई दिख नहीं रही है। सब तो अपना अपना ले लिए। क्या इनमें से कोई नहीं होगी? राइट होगा कि भाई इनमें से कोई नहीं। ये डी इज द राइट आंसर। तो अब बात ये करें कि भाई होरी की पत्नी थी कौन? तो होरी की पत्नी जो थी वो धनिया थी। क्या थी? धनिया। धनिया बड़ी डेंजर थी भाई। वो कहती है कमाते हैं हम, खाते हैं हम, हाँ किसी बाप का सुनेंगे नहीं हम। तो जो धनिया है वो होरी की क्या है? पत्नी है। क्या है? पत्नी है। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। करा है गोदान के किन 2 पात्रों के बीच, किन 2 पात्रों के बीच, हाँ गोदान के किन 2 पात्रों के बीच सहजीवन, कैसा जीवन? सहजीवन, जिसे कहते हैं लिव इन रिलेशन। क्या कहते हैं? लिव इन रिलेशन की झलक मिलती है। क्या होरी धनिया में मिलती है, या फिर मिस्टर तनखा में मिलती है, या फिर खन्ना और गोविंदी के बीच में लिव इन रिलेशन मिलता है, या फिर मेहता और मालती? दर्शन शास्त्र के प्रकांड विद्वान, दर्शन के सबसे ओजस्वी प्रोफेसर डॉक्टर मेहता और ये मालती जो कि जबरदस्त अंदाज में पेश हुई है, एक प्रकार से कहा जाए तो मेहता की बराबर जो है धज्जियां उगाया करती थी, इनके विरोध में रहती थी। लेकिन मालती की इच्छा थी कि हम मेहता से मोहब्बत करें, लेकिन मेहता कहता था नहीं, मोहब्बत तो हमें छू नहीं सकती, क्योंकि हम मोहब्बत की कायल नहीं हैं। मोहब्बत दूर रहे, केवल हम काम की बात करते हैं। हम पढ़े समाज के लोग हैं और हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में दर्शन दिखाई देता है? दार्शनिक व्यक्ति बड़ा कल्पनाशील होता है, जैसे कवि कल्पनाशील होता है उसी प्रकार दार्शनिक भी बड़ा कल्पनाशील होता है। तो डॉक्टर मेहता और डॉक्टर मालती के बीच लिव इन रिलेशन की झलक दिखाई देती है। तो डी इज द राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न, इसमें क्या कह रहा है? देखें, इसमें कह रहा है मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूं कि संसार में, मैं कह रहा है मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूं कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जात के सर्वनाश का कारण हो सकता है। यह कथन किस पात्र का है? तो आपको बताना है यह जो कथन है वह किस पात्र का है। क्या मिस्टर तनखा का है, या फिर मिर्जा खुर्शेद का है, या राय साहब का है, या मेहता का है? तो इसमें जो है डी इज द राइट आंसर। डॉक्टर मेहता कहते हैं
कि जो है संसार में छोटे बड़े हमेशा रहना चाहिए। कैसे? संसार में छोटे बड़े हमेशा रहना चाहिए, नहीं तो फिर समानता का भाव हर समय दिखेगा तो लोग सम्मान करना भूल जाएंगे। ये इनका दर्शन था भाई, दार्शनिक व्यक्ति थे। अब देखो, हाँ, कह रहा है प्रेम सीधी साधी गऊ नहीं खूंखार शेर है। यहां पे कथन है कि प्रेम सीधी साधी गऊ नहीं खूंखार शेर है, जो खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता है। खूंखार शेर है क्या? प्रेम क्या है? खूंखार शेर है। सही बात है भाई, आप दूसरे वाले का काहे देखेंगे? ऐसा होना चाहिए, प्रेम ऐसा होना चाहिए कि भाई उस पर किसी की तिरछी नजर भी पड़ने ना पावे, अर्थात हम तो हम, है कि नहीं। चलो भाई, इसमें कह रहा है कि ये कथन किसका है? प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पकड़ने देती है। तू है प्रोफेसर मेहता जी या राय साहब या गोबर या झुनिया? बताएं कौन ऐसा है जो बताता है, ये कथन बताता है, और किसके किसके बीच में कथन हुआ है? तो प्रोफेसर मेहता जी किससे कहते हैं? मालती से कहते हैं। किससे कहते हैं? मालती, मालती, मालती से कहते हैं। ठीक है, प्रोफेसर मेहता और मालती का दोनों के बीच का ये वार्तालाप है और इसी में बातचीत किया गया है। ओके, मैलांचल में कौन सा चरित्र जो है पात्र तहसीलदार के पद पर है? तो आप सभी जानते हैं इनमें से कौन सा पद पे है? तो आप विश्वनाथ प्रसाद मलिक जी, बलदेव जी, बामन दास जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा कि तहसीलदार के रूप में विश्वनाथ प्रसाद मलिक जी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में है। अगला प्रश्न है, क्या कहता है? इसमें फूल भी है, एक कथन है, मैलांचल का ही लग रहा है। हाँ, मैलांचल एक है। हाँ, इसमें कह रहा है, हाँ, इसमें फूल भी हैं, इसमें फूल भी हैं, शूल भी, गुलाब भी, कीचड़ भी, इस चंदन भी, सुंदरता है, कुरूपता भी है। क्या है? कुरूपता भी है। मैं किसी से भी अपना दामन बचाकर नहीं निकल पाया। ये पंक्ति जो है किस रचना से है? तो आपको बताना है कि ये जो है आपका मैला आंचल से है। कहाँ से है? मैला आंचल से है। डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, चंद्रगुप्त नाटक का नायक। भाई चंद्रगुप्त नाटक का जो नायक है वो चंद्रगुप्त है, उसमें सोचना क्या है, आंख मूंद के मार देना है कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, इसमें है चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र कार्नेलिया किसकी पुत्री है? क्या सिकंदर की पुत्री है, या पर्वतेश्वर की पुत्री है, या सिलिकुस की पुत्री है, या विष्णुगुप्त की पुत्री है? ये सब चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त जो का नाटक में एक पात्र है कार्नेलिया, वह किसकी पुत्री है? तो इसमें हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। सिलिकुस की जो है पुत्री है आपकी कार्नेलिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 50 नंबर आ गए, अर्धशतक लगा लिया हम लोगों ने। अगर स्पीड में चलेंगे क्योंकि प्रश्न ही देखना है आप लोगों को, है ना। कह रहा है संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना दिव्य जीत है। दिव्य जीत है, ये कथन किसका है? तो ये भाई कथन चाणक्य का है, या चंद्रगुप्त का है, या हिरण्यक का है, या अंभिक का है? तो ये जो कथन है वो आपका चंद्रगुप्त का है। बी इज द राइट आंसर। इन्होंने कहा है संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए इंसान को मर मिटना चाहिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, मगध की राजकुमारी का क्या नाम था? तो भाई मगध की राजकुमारी जो थी वो कौन थी? मगध की राजकुमारी आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत सरल है, कल्याणी थी। मगध की जो राजकुमारी है वो कौन थी? कल्याणी थी। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त किस प्रकार का नाटक है? तो आप सभी जानते हैं कि जो चंद्रगुप्त है वो एक ऐतिहासिक नाटक है, क्योंकि इस इतिहास को आधार बना करके यह नाटक लिखा गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
कह रहा आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन निम्न में से कौन सी विधा है। तो जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है, क्या है ये, कौन सी विधा है, तो ये एक प्रकार का नाटक है। क्या है, नाटक है। तो आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है, आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है ये है आपका मोहन राकेश का, मोहन राकेश का है, राकेश, मोहन राकेश। आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है। 3 नाटक इन्होंने लिखा है, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और पैरों तले जमीन। ये 3 प्रकार के नाटक हैं। पैरों तले की जमीन जो है ये उनका अधूरा नाटक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या यहाँ पर मगल कौल जी थे, या फिर बी शांताराम जी थे, या ऑप्शन नंबर सी सत्यजीत रे थे, या ऑप्शन नंबर डी राजकुमार संतोषी जी थे। तो आपको बताना है कि इसमें जो है मगल कौल जी जो है आषाढ़ का एक दिन नाटक पर बनी फिल्म के निर्देशक के रूप में जो है इन्होंने कार्य किया था। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इज द राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं और गुलाब में लेखक की क्या इच्छा है, गेहूं और गुलाब में लेखक की क्या इच्छा है। तो भाई गेहूं पर गुलाब की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो, क्या यह चाहा है लेखक ने। जी बिल्कुल चाहा है, तो ये भी ऑप्शन सही है। क्या है, ये भी सही है। तपस्या करने की बात की है, तो ये नहीं है, तपस्या करने की कोई बात ही नहीं कही गई है। क्या वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करने की बात कही गई है। हाँ बिल्कुल, ये भी बात कही गई है गेहूं और गुलाब में। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, 2 ऑप्शन हो गए, तो इसको मारना तो ठीक नहीं। एक प्रकार से डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ए और सी दोनों हमारे सही हो जाएंगे, तो डी विकल्प आपको सही करना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। गुलाब किसका प्रतीक बन गया था, गुलाब किसका प्रतीक बन गया था, तो आप बताएं। तो जो इंसान गुलाब, फूल में गुलाब, कांटों में गुलाब, हर गुलाब की बात की गई है, तो गुलाब किसका प्रतीक है। तो गुलाब जो है आपका विलासिता का भी प्रतीक है, गंदगी का प्रतीक है, और श्रम का क्या प्रतीक है, तो बिल्कुल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। गुलाब जो है विलासिता और गंदगी दोनों का प्रतीक माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। किसकी दुनिया को लेखक ने रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया कहा है। अब देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। किसकी दुनिया को लेखक ने रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया कहा है। क्या गेहूं की दुनिया को कहा है, क्या गुलाब की दुनिया को कहा है, या फिर गेहूं और गुलाब दोनों की दुनिया को कहा है, क्या नित्यमय जीवन को कहा है। तो आपको इसमें बताएंगे कि जो सुगंध की दुनिया, रंगों की दुनिया है, वो गुलाबों की दुनिया को कहा जाता है। ठीक है, इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। चलिए, इसमें क्या कह रहा है, लेखक के अनुसार आचरण की सभ्यता की भाषा सदा मुखर रहती है, या फिर प्रेम युक्त रहती है, क्या मौन रहती है, क्या रस सिक्त रहती है। आचरण कह रहा है, लेखक के अनुसार आचरण की सभ्यता का जो भाषा है वो सदा कैसी रहती है, तो आपको बताना है वो मौन रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न आ रहा है, क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा, आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। यह जो है किस निबंध से लिया गया है। जैसी बात है कि यहाँ पे धर्म की बात और कर्म की बात की गई है, अर्थात आचरण की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, क्या आचरण और चरित्र होगा, क्या आध्यात्मिक आचरण होगा, क्या श्रम, श्रद्धा और भक्ति होगा, क्या आचरण की सभ्यता होगा। तो आचरण की सभ्यता डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आचरण की सभ्यता के लेखक के अनुसार किसकी भाषा शब्द रहित रहती है, किसकी भाषा शब्द रहित रहती है। तो आप यहाँ पे बताया गया जो है कि क्या दुख की भाषा शब्द रहती है, या फिर संगीत की, या फिर ईर्ष्या की, या फिर प्रेम की। तो आप बताएं
कि भाई किसकी भाषा शब्द रहित रहती है, जिसे शब्दों के द्वारा व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है। प्रेम किया जाता है, प्रेम दिखाया नहीं जाता है। प्रेम तो फील किया जाता है। प्रेम है क्या? आप जानते हैं कि प्रेम त्याग है, प्रेम समर्पण है, प्रेम बलिदान है, प्रेम त्याग है। जिसके अंदर प्रेम समर्पण और बलिदान है वही सच्चा प्रेम करता है। इसीलिए जो है प्रेम की भाषा क्या होती है? शब्द रहित होती है, अर्थात शब्दों से तुलना इसकी नहीं की जा सकती है। इसलिए जो है हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रेम की भाषा है वह शब्द रहित रहती है। चलिए अगला प्रश्न। सरदार पुंग सिंह की रचना है। तो सरदार पुंग सिंह आप जानते हैं कि 6 रचनाओं को लिखा था। इसमें देखेंगे आचरण की सभ्यता, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि आचरण की सभ्यता जो है ये यहाँ पर सरदार पुंग सिंह की रचना है। गेहूं और गुलाब है ना, नाखून क्यों बगते हैं? श्रद्धा और भक्ति। तो आप जानते हैं नाखून क्यों बगते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जबरदस्त निबंध है। नाखून के विषय में चंद्रमा का आकार और राजसी प्रवृत्ति का बताया गया है। तो श्रद्धा भक्ति को इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है श्रद्धा और भक्ति को भी बताते हैं। और गेहूं और गुलाब भी अपने आप में महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। कब फूटा गिर के अंतर से, अगला प्रश्न है, कब फूटा गिर के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, उपर्युक्त पंक्ति का संबंध किससे है? केदारनाथ अग्रवाल से है, नागार्जुन से है, मैथिली शरण गुप्त से है, या फिर आपके आरसी प्रसाद सिंह से है? तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर होगा। कब फूटा गिर के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, यह पंक्ति आरसी प्रसाद सिंह की मानी जाती है, आरसी प्रसाद सिंह की है। चलिए आगे चलते हैं। करा है मैंने, किसने? मैंने उसको कविता, मैंने उसको कविता, एक कविता का नाम है मैंने उसको। कविता किस कविता संग्रह में संकलित है? किस कविता संग्रह में संकलित है? क्या मार प्यार की थापे में, क्या खुली आंखें खुले हैं, या जो सिलाएं तोड़ते हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं? तो यह जो कविता संकलित है यह है आपके फूल नहीं रंग बोलते हैं। डी इज द राइट आंसर। ओके चलिए आगे चलते हैं। तन चितौर मन राजा कीन्हा, ये पद्मावत की जबरदस्त पंक्ति है। पद्मावत विरह काव्य का एक ऐसा अद्भुत महाकाव्य माना जाता है जिसमें पद्मावती अपने पति के जाने के बाद जो वियोग होता है अद्भुत होता है। वही कह रहा है तन चितौर, चन तन तो मेरा चित्तौड़ में चला गया, मन राजा की नाम, मन तो मेरे राजा ने लेके चले गए हैं। इस पंक्ति का संबंध किस रचना से है? तो आपको बताना है किस रचना से इसका संबंध है। आप देखेंगे किस रचना से है। क्या मृगावत से है? मृगावत किसकी रचना है? तो मृगावत जो है कुतुबुन की रचना है। किसकी रचना है? कुतुबुन, कुतुबुन, कुतुबुन की रचना है। पद्मावत यही जायसी की रचना है। जायसी, जायसी, जायसी का पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। मधुमालती भाई मंझन की रचना है। मंझन, मंझन की रचना जो कि आपकी 1545 ईस्वी में लिखी गई। ठीक है। और ये पद्मावत जो है आपका 1540 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है। और चित्रावली ये उस्मान की रचना है। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की रचना है। ठीक है, उस्मान की रचना है। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा? ये पद्मावत से लिया गया है। किससे लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है। ओके चलिए अगला देखते हैं। पद्मावती के पिता का नाम क्या था? क्या रत्नसेन नाम था, या गंधर्व सेन नाम था, या फिर कुमार सेन, या फिर राघव चेतन? तो राघव चेतन की बात करें तो ये शैतान का प्रतीक माना जाता है। पद्मावत में राघव चेतन शैतान का प्रतीक माना जाता है। कुमार सेन इनके पिताजी नहीं थे। रत्नसेन कौन था? भाई प्रेमी था। और गंधर्व सेन कौन थे? इनके पिता थे। किसके? पद्मावती के। पद्मावती के पिता कौन थे? तो आपको बताना है कि जो पद्मावती के पिताजी थे वो गंधर्व सेन थे। कौन थे? गंधर्व सेन थे। तो यहाँ पर जो है
बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। गंधर्व सेन पद्मावती के पापा जी थे। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है चलें, कह रहा निम्न में से किस के माध्यम से, कह रहा निम्न में से किसके माध्यम से जो है श्री कृष्ण कीर्तन की जा सकती है। अब बताएं किसके माध्यम से की जा सकती है। कह रहे हैं ते ही जनमी बुहु तो ही शम ओत साग लहरी समाना। क्या इस पंक्ति से की जा सकती है? या फिर बी कह रहा है अपरूप के भी आने मेरो ओल खिति तल लावनी सार। क्या इससे किया जा सकता है? या फिर इससे किया जा सकता है जय जय भैरवी आसुर भयुनी पशुपति भामिनी माया। क्या इससे किया जा सकता है? क्या ऑप्शन नंबर डी में है देखे देखे राधा रूप अपार। क्या इससे किया जा सकता है? तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है प्रणय छोड़कर, प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कह रहा है हाँ, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करें क्या। यह क्या यह असफलता है? कह रहा है प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या। क्या यह असफलता है? यह जो पंक्ति है वह किसकी है? क्या आपके नागार्जुन जी की है, या फिर आपके गोपाल सिंह नेपाली जी की है, या फिर आपके मैथिली शरण गुप्ता जी की है, या फिर केदारनाथ अग्रवाल जी की है? तो आप यहाँ पर देखेंगे डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। केदारनाथ अग्रवाल जी की ये जो है पंक्ति है। चलिए किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई? किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई? तो आप सभी जानते हैं कि भाई श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। किस रस को? श्रृंगार रस को। किसको? श्रृंगार रस को। ठीक है, किसको दी गई है? श्रृंगार रस को दी गई है। ठीक है, चलिए 1 मिनट, ऊपर वाले में कह रहे हैं हाँ, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, ये भाई मैथिली शरण गुप्त की होगी। ठीक है, किसकी होगी? आपका जो है मैथिली शरण गुप्त का जो है ये राइट आंसर होगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। फिर कह रहा है रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक। कैसा? भोज्य भोजक। ठीक है, रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है? तो आपको बताना है क्या आचार्य शंकुक ने, या भट्टनायक ने, या फिर अभिनवगुप्त ने, या फिर विश्वनाथ ने कहा है। तो आप देखेंगे जो भोज्य भोजक का जो संबंध बताया गया है वो आपके भट्टनायक जी कहते हैं। कौन कहते हैं? भट्टनायक। बी इज द राइट आंसर। ओके चलिए आगे चलते हैं। आलंबन की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? तो भाई आलंबन की जो चेष्टाएं हैं वो उद्दीपन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? उद्दीपन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? उद्दीपन कहलाती हैं। क्योंकि इंसान जब अपनी आंखों से देखता है तभी उसके मन में उस काम के प्रति जिज्ञासा होती है। समझ रहे ना? क्योंकि जब तक इंसान किसी को देखता नहीं तब तक बिना उद्दीपन के बिना इंसान चेष्टा नहीं करता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई शेर आ गया तो हमारे अंदर उद्दीपन जागृत हो जाता है, भाव डर का, और भागते हैं। उसी समय उस कंपन आ जाती है, उसी समय आती है। जब नहीं देखते हैं, नहीं है, तो हम चाहें कितना भी कंपन आ जाए तो नहीं आता है। अर्थात यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि भाई उद्दीपन की जो आलम्बन की चेष्टाएं होती हैं वो क्या होता है? उद्दीपन होती हैं। बिना उद्दीपन का कोई कार्य नहीं होता है, ऐसा माना गया है। चलिए कह रहा है कार्य और कारण में संगति ना होने पर कौन सा अलंकार होता है? आप जान रहे हैं जहां पे कार्य और कारण का संगति नहीं होगी तो फिर क्या हो जाएगा? असंगति हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, असंगति हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कि सी में, देखिए इसमें है सी में कि जो है असंगति अलंकार। कौन सा अलंकार, असंगति अलंकार। जहाँ कार्य और कारक में कोई संगति नहीं होती है वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है अलंकार संप्रदाय, अलंकार से भी प्रश्न किए गए हैं। तो भाई अलंकार संप्रदाय, यहाँ पे कह रहा है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक या आचार्य माने जाते हैं। तो भाई केशवदास तो है नहीं, ओके, केशवदास नहीं है, जयदेव भी नहीं है, न केशव हैं न जयदेव हैं। अब आचार्य भामा जो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये जो है शंकुक भी नहीं है। तो सी द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन अर्थालंकार है। देखिए अलंकार तो तीनों होते हैं, शब्दार्थ और उभय अलंकार होता है कि नहीं। तो अर्थालंकार, तो भाई यहाँ पे जो श्लेष अलंकार है ये तो आपका हो गया शब्दालंकार, यमक अलंकार भी शब्दालंकार है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं। चलिए, है ना। और उसके बाद फिर कह रहा है, जी भाई क्या हो गया, हाँ, वक्रोक्ति अलंकार, यह भी आपका जो है शब्दालंकार है। ये जो रूपक अलंकार है, ये रूपक अलंकार आपका अर्थालंकार हो गया। समझ रहे हैं ना, रूपक अलंकार कैसा अलंकार है, अर्थालंकार है। ए बी सी तीनों कौन से हैं, तो ये है आपका शब्दालंकार, और अर्थालंकार को हम रूपक अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कभी कभी इसमें जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि 2 मारें कि 3 मारें। ठीक है, अगर पूछ लेगा ऐसे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो आपको 3 ही मारना है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अगर आपसे पूछेगा कि भाई अलंकार मुख्यतः कितने होते हैं या अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तब आपको 2 मारना है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन सीधा पूछेगा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो आपको 3 मारना है, शब्दा और अर्था और उभया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपको सही कर लेना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर जो है सर्वनाम के भाई 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 6 भेद हैं। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का चयन करें। संबंधवाचक, आप देखेंगे यहाँ पे जो आप है ये कैसा सर्वनाम है, ये जो है निज, क्या है, निज वाचक, वाचक, ये निजवाचक सर्वनाम है। और जो, सो, जिसकी, उसकी, ये सब क्या होता है, संबंधवाचक होता है। क्या होता है, संबंध होता है, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। यह वह, यह वह, ये आपका क्या हो गया, निश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चित, निश्चित वाचक, वाचक, वाचक सर्वनाम हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पर बी जो है इज द राइट आंसर, क्योंकि बी जो है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ओके, चले आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सर्वनाम के बारे में असत्य है। क्या है, असत्य है। तो आपको असत्य बताना है, असत्य अर्थात गलत बताना है। कह रहा है कि भाषा चंद्रोदय में, भाषा चंद्रोदय में सर्वनाम के लिए संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल किया गया है। सर्वनाम एक अभिकारी शब्द है। जी, यही तो गलत है, क्योंकि यही असत्य है। क्योंकि सर्वनाम जो है ये विकारी नहीं है, अभिकारी नहीं है, बल्कि ये जो है आपका विकारी हो गया। क्या हो गया, विकारी हो गया। क्या हो गया, विकारी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है असत्य जो है बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो भाई जो स्वर संधि है, स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, स्वर संधि के 5 भेद हैं। 5 ऑप्शन में कहाँ है, सी, ये जो है 5 भेद हैं। संधि कितने होते हैं, 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं। लेकिन स्वर संधि के
5 भेद होते हैं। एक को कहते हैं हम दीर्घ, दीर्घ दीर्घ संधि कहते हैं। फिर गुंग संधि कहते हैं, गुंग हो गया। फिर तीसरा क्या हो गया? वृद्धि हो गया। क्या हो गया? वृद्धि हो गया। फिर क्या हो गया? चौथा यंग हो गया, यंग हो गया। फिर अयादि हो गया। क्या हो गया? अयादि हो गया। तो यही जो स्वर संधि है, स्वर संधि के हमारे यही 5 प्रकार होते हैं और इसमें ऑप्शन में सी है, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं आगे, चलते हैं। चलें, इसमें कह रहा है, देखेंगे जरा। हाँ, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रा उपसर्ग के योग से बना है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रा उपसर्ग के योग से बना हुआ है? तो हम चेक करते हैं कौन किस में बना है। अब देखिएगा, प्रतिदिन में इसको तोड़िए, इसमें जो है प्रति प्लस दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। तो इसमें जो है प्रा उपसर्ग नहीं है बल्कि प्रति है। प्रख्यात में क्या हो जाएगा? प्रा प्लस क्या हो जाएगा? ख्यात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख्यात हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि प्रा उपसर्ग से क्या बना है? बीज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक में आप चेक करिए, इसको तोड़िए, इसमें भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति, प्रति धन एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिधन एक हो जाएगा। प्रत्युपकार में क्या होगा? इसमें भी हो जाएगा प्रति, प्रति प्लस उपकार, उपकार हो जाएगा। तो हो जाएगा प्रत्युपकार हो जाएगा। तो आप देखेंगे जो प्रा उपसर्ग है ये आपका हो गया वी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर कह रहा है प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो भाई जो प्रत्ययों से बने हुए जो शब्द होते हैं उनके मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। आप जानते हैं प्रत्यय के 2 ही भेद होते हैं। एक को हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं, दूसरे को हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। तो 2 ही भेद होते हैं। ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इसमें कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष बने? अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है सरस्वती पत्रिका है, जो कि हिंदी साहित्य में जो है द्विवेदी युग की पत्रिकाओं में महत्वपूर्ण स्थान है। और सरस्वती पत्रिका बहुत ही चर्चित, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है। तो सरस्वती पत्रिका की जो संपादक के रूप में किस वर्ष में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नियुक्त किए गए? तो आप क्या 1900 में किए गए, क्या 1902 में, क्या 1903 में, क्या 1905 में किए गए? तो आपको बता देना है कि भाई इसमें जो है 1903 में आपके सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कार्य करना शुरू किया और 85 तक काम किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिंदी का प्रथम पत्र किसे माना जाता है? यही आपको बताना है। हिंदी का प्रथम पत्र किसे माना जाता है? तो हिंदी का जो प्रथम पत्र है वो आप सब जानते हैं, जग जाहिर है, ऊतंड मार्तंड। इसको जो है पंडित 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 जुगुल किशोर, जुगुल, कहीं पर जुगुल लिखता है तो कहीं पर जुगल लिखता है। ठीक है, पंडित जुगल किशोर, दोनों शब्द मिलते हैं, याद कर रहिएगा, किशोर। ठीक है, पंडित जुगल किशोर जो है ऊतंड मार्तंड जो पत्रिका है, हिंदी की प्रथम पत्रिका है, उसको इन्होंने लिखा। बनारस अखबार बनारस दत्त चतुर्वेदी जी ने लिखा है। प्रजा हितैषी और बुद्धि प्रकाश ये महत्वपूर्ण पत्रिकाएं 2 मानी जाती हैं। तो आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। अब क्या है, ब्राह्मण का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ब्राह्मण का प्रकाशन कहाँ से होता है? आप सभी जानते हैं कि भाई जो ब्राह्मण पत्रिका है वो लिखा किसने है? पहले ये समझ लीजिए कि ब्राह्मण पत्रिका लिखा किसने है। तो जो ये ब्राह्मण पत्रिका है इसको कौन लिखा है? तो इसको लिखा है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ये जो पत्रिका पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा है उसका नाम ब्राह्मण है। और ये पत्रिका कहाँ से लिखते हैं? तो कानपुर से लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं? कानपुर। बीज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन है?
तो आप सभी जानते हैं कि जो लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है वो क्या चाँद है, क्या सुधा है, क्या कर्मयोगी है, या फिर ज्ञान प्रदायिनी है। तो आप सभी जानते हैं वे लाहौर से हमारी ज्ञान प्रदायिनी जो है, ज्ञान प्रदायिनी हमारी लाहौर से प्रकाशित हुआ करती थी। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ज्ञान प्रदायिनी लाहौर से प्रकाशित होती थी। अब देखिए अगला ऑप्शन में है कलकत्ता से विशाल भारत का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बराबर पूछा जाता है टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट वगैरह तमाम परीक्षाओं में जो है, जहाँ से हिंदी साहित्य पूछा जाता है तो ये पत्रिका जरूर पूछी जाती है, क्योंकि पत्रिका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। विशाल भारत, बनारसी दास चतुर्वेदी जी इसके प्रथम संपादक रहे हैं, और ये जो है आपकी 1928 में लिखी गई थी। 1928 में ये जो है प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन में देखिए 1928 कहीं है, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1928 ईस्वी में जो है ये प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे चलते हैं, कराएं। अब देखो हाँ, अब कह रहा है खींचो न कमान को न तलवार निकालो, तोप मुकाबले हो तो अखबार निकालो। यह किसकी पंक्ति है, अर्थात यह किस पत्रिकाओं से ली गई है, यही आपको बताना है। यह किसने कहा है अखबार के विषय में कि खींचो न कमान को न तलवार निकालो, तोप मुकाबले हो तो अखबार निकालो। क्या ऑप्शन नंबर 1 में जो है साहिर लुधियानवी जी ने इस बात को कहा है, क्या अकबर इलाहाबादी जी ने कहा है, क्या दुष्यंत कुमार जी ने कहा है, क्या आपके भारतेंदु युग के जो प्रोधा भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं क्या इन्होंने कहा है। तो आपको बता देना है कि अकबर इलाहाबादी जो है इन्होंने कहा कि खींचो न कमान को न तलवार निकालो, तोप मुकाबले हो तो अखबार निकालो। ये कथन आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, अकबर इलाहाबादी का। ओके, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ जो है हाँ कुछ प्रसिद्ध बातें हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। आपके बिहार की राजधानी पटना का नाम तो सुने ही होंगे। तो ये जो प्रसिद्ध खड़ग बिलास प्रेस किस शहर में हुआ करता था, तो आप जानते हैं इसको, तो सभी जानते हैं पटना, अर्थात पटना से जो है ये खड़ग बिलास प्रकाशित हुआ करता था। उसी शहर से खड़ग बिलास पत्रिका निकलती थी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम भागते हैं। चलो भाई 88 नंबर क्वेश्चन आ गया है, बस 5-7 मिनट में खत्म ही करते हैं। निम्न में से किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्या कलम का सिपाही को मिला है, क्या गबन को मिला है, क्या कर्मभूमि को मिला है, या इनमें से किसी को नहीं मिला है। आप सभी जानते हैं कलम का सिपाही किसकी रचना है। तो कलम का सिपाही पहले जान लीजिए किसकी रचना है। तो ये पहले आप समझ लीजिए कि भाई है जीवनी है, बात कर ही लिए हैं, ये तो क्या है जीवनी है पहली बात। इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है अमृत राय ने। क्या लिखा है, अमृत राय ने लिखा है, अमृत राय ने लिखा है। और इसी पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है कलम का सिपाही पर। कौन सा पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी। और गबन ये आप जानते हैं कि ये प्रेमचंद का उपन्यास है, प्रेमचंद का उपन्यास है। गबन में जहां पर जलपा का चर्चा किया गया, एक चंद्रहार के लिए सारे उपन्यास में जो है तहलका मचा देता है। और रामानंद भागते भागते काशी से लेके बनारस, वो काशी बनारस भाग आता है इलाहाबाद से। और ये कर्मभूमि, कर्म प्रधान जो है उपन्यास है, ये प्रेमचंद के दोनों उपन्यास हैं। ये प्रेमचंद के दोनों उपन्यास है, गबन और कर्मभूमि। जबकि कलम का सिपाही ये जो है अमृत राय की जीवनी है जो प्रेमचंद पर लिखी गई है। इसी जीवनी पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो यहां पर देखेंगे ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। जो के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से पुरस्कार दिया जाता है वह कौन सा पुरस्कार है। क्या सरस्वती सम्मान दिया जाता है, क्या साहित्य अकादमी दिया जाता है, क्या सलाका सम्मान दिया जाता है, या इनमें से कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं के बिड़ला फाउंडेशन एक संस्था हुआ करती थी। उस संस्था द्वारा जो है सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता था। कौन सा सम्मान, सरस्वती जो सम्मान है वो के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से हर वर्ष प्रदान किया जाता है। चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, सरस्वती सम्मान। चलिए अब देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान
देखिए इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? क्या ऑप्शन नंबर 1 ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 2 भारत भारती सम्मान, ऑप्शन नंबर सी सलाका सम्मान। तो आप जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की तरफ से दिया जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश से ही मिलता है। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? बुआ जी जो है इनका जीवन बड़ा कष्टमय रहा है, ठीक है। विवाह के बाद रोना ही रोना, रोती रहती, इनके ससुर जी इनको फिर पहुंचा देते हैं इनके मैके। अब वही कह रहे हैं कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो आप सभी जानते हैं कि महादेवी वर्मा को जो है ना निहार के लिए दिया गया, ना संगीत के लिए दिया गया, यामा के लिए भाई 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यामा क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, 87 में मर गई थी, 1907 में जन्म हुआ था महादेवी वर्मा का। चलिए आगे चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, इन्होंने प्रकृति का एक ऐसा वर्णन किया है कि बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तमाम पंक्तियां जो कि इन्होंने प्रकृति को प्रेम के माध्यम से समझाने का काम किया है। तो ये प्रश्न कहता है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस रचना के लिए मिला था, यही आपको बताना है। क्या कारा और बुघा चांद के लिए मिला था, क्या ग्राम्या के लिए मिला था, या फिर पल्लव के लिए मिला था, या फिर चिदम्बरा के लिए मिला था? यही आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो आपको बताना है कि 1968 ईस्वी में हिंदी साहित्य की प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। इनकी रचना है चिदम्बरा। चिदम्बरा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित रचनाकारों में, क्या कह रहा है? निम्नलिखित रचनाकारों में किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आप देखें, क्या नागार्जुन को प्राप्त हुआ है, क्या केदारनाथ सिंह को प्राप्त हुआ है, क्या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को प्राप्त हुआ है, क्या शमशेर बहादुर सिंह को प्राप्त हुआ है? तो नागार्जुन को नहीं तो प्राप्त हुआ, और ना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को प्राप्त हुआ, ना ही शमशेर बहादुर सिंह को प्राप्त हुआ है। अगर बात करें केदारनाथ सिंह को, किसमें? 2013 ईस्वी में जो है अकाल में सारस, किस रचना पर? अकाल में सारस। अकाल में सारस नामक ये जो रचना है, इसी रचना पर 2013 में इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये सम्मान है, हिंदी साहित्य में पुरस्कार जो मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसी रचना पर इनको 2013 में अकाल में सारस पर मिला था। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? तो आप सभी जानते हैं राजभाषा अधिनियम जो है आपका जो है 1976 में जो है 1976 में जो है ये लागू हुआ, निर्मित हुआ 1976 में। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। कह रहा है इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? पहले बात तो आप ध्यान दें कि नहीं, यहाँ पर जो है थोड़ा सा अंडरलाइन कर लिया करें, बड़ा कन्फ्यूजन होता रहता है। क्या जम्मू कश्मीर की राजभाषा हिंदी नहीं है, क्या उत्तराखंड की नहीं है, क्या छत्तीसगढ़ की नहीं है, या फिर आपकी झारखंड की नहीं है? तो आप बताएंगे कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है हिंदी है, छत्तीसगढ़ का हिंदी है, झारखंड का भी हिंदी है, लेकिन उत्तराखंड का हिंदी नहीं है। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए झारखंड का जो है हिंदी है, झारखंड और उसके बाद छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब का जो है हिंदी है, लेकिन जो है आपका इसका उत्तराखंड का नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, इसमें कह रहा है 96 प्रश्न,
निम्नलिखित में से राजभाषा नियम 1976 के अनुसार का क्षेत्र में किस राज्य को रखा गया है? क्या पंजाब को रखा गया है, क्या असम को रखा गया है, क्या बिहार को रखा गया है, क्या गोवा को रखा गया है? तो का क्षेत्र में जो है आपका बिहार आता है। क्या आता है? बिहार। बिहार में जो बहार है ये भाई का क्षेत्र में आती है। बाकी पंजाब, असम और गोवा ये खा क्षेत्र में आते हैं। किसमें? खा क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में वर्णन है? क्या अनुच्छेद 210 में है, क्या अनुच्छेद 120 में है, क्या अनुच्छेद 344 में है, क्या अनुच्छेद 346 में है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद हो जाएगा 120। 120 अनुच्छेद में जो है क्या किया गया है? संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में वर्णन मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। किस वर्ष में राजभाषा अधिनियम अधिनियमित किया गया? क्या 1976 में, क्या 1963 में, क्या 2011 में, क्या 1948 में? ये आप सभी जानते हैं, जगजाहिर है कि 1976 ईस्वी में अधिनियम जो है पारित किया गया, वो तो आप जानते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कहा गया 1963, ठीक है। तो 98 में जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है किस सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन घोषित किया गया? आप जानते हैं हिंदी सम्मेलन होता है। क्या होता है? हिंदी सम्मेलन होता है। वही यहाँ पे दिया गया है कि किस सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन घोषित किया गया। क्या हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज को, क्या हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर को, क्या हिंदी साहित्य सम्मेलन कोयम्बटूर को? तो आप जानते हैं कि जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन नागपुर, किसको? नागपुर को, ठीक है। क्या नागपुर को कहा गया? तो आप जानते हैं इसमें जो है, तो इसमें हिंदी साहित्य जो सम्मेलन है उसका महत्व जो घोषित किया गया राष्ट्रीय महत्व, वो आपका हो जाएगा प्रयागराज। क्या हो जाएगा? प्रयागराज। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग को राष्ट्रीय जो है महत्व मिला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है किसने सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की मान्यता प्रदान की थी? क्या जवाहरलाल नेहरू ने की थी, या फिर आपके महात्मा गांधी जी ने की थी, क्या राजेंद्र प्रसाद ने की थी, क्या इंदिरा गांधी जी ने की थी? आप सभी जानते हैं कि सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की जो मान्यता प्रदान करने का काम किया था वो आपके जो है महात्मा गांधी जी ने किया था। बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न। चलिए यहीं पर जो है आपके हिंदी के पूरे यस स्टेट में 100 प्रश्न थे। ओके, जो 100 प्रश्न थे, इन्हीं सारे 100 प्रश्नों पर हम आप लोगों से बातचीत किए। हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार आपको तैयारी करना है कि ये पीजीटी का था। किसका था? पीजीटी का जो था वो, हाँ, पीजीटी का लिंक जो है हम इसमें आपको यूट्यूब में सारा चीज़ मिल जाएगा, लिंक में आप खोज लीजिएगा और इसी के अनुसार आप लोग तैयारी करिएगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे ये यस स्टेट हो, चाहे आपका बीपीएससी का फाइनल एग्जाम हो, सभी में इसी प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बने रहें, है ना। सबको राधे राधे, जय कृष्ण, धन्यवाद।